आज की ये क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भारत की विदेश नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कई अध्याय पर बहुविकल्पी प्रश्नों पर अभ्यास होगा। खासकर भारत और हिंद महासागर, भारत रूस संबंध, भारत अमेरिका संबंध और इसके अलावा भारत और पश्चिमी एशिया। तो इन टॉपिक्स पर हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ इन मेजर टॉपिक्स पर संक्षिप्त में सारगर्भित जो है व्याख्यान भी होगा। तो पहला जो टॉपिक है वो हम नोट करते हैं कि भारत एवं हिंद महासागर। भारत एवं हिंद महासागर। हम सभी लोगों को विदित है कि हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर की शांति के साथ भारत के हित जुड़े हुए हैं। आखिरकार हिंद महासागर की शांति भारत के लिए क्यों ज़रूरी है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। पहला पॉइंट है नंबर 1 कि समुद्री सीमा की सुरक्षा। समुद्री सीमा की सुरक्षा। जैसा हम सबको विदित है कि हिंद महासागर भारत की सीमा को 3 ओर से घेरे हुए है, इसलिए इसके शांत रहने पर ही भारत की समुद्री सीमाएं सुरक्षित रह सकती हैं। दूसरा पॉइंट है भारत में द्वीपों की सुरक्षा। भारत में द्वीपों की सुरक्षा। भारत के सैकड़ों द्वीप, नोट कर लें इसमें, भारत के सैकड़ों द्वीप हिंद महासागर में सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक स्थित हैं। भारत के सैकड़ों द्वीप हिंद महासागर में सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक स्थित है। हिंद महासागर के शांत रहने पर ही, हिंद महासागर के शांत रहने पर ही उसके द्वीप सुरक्षित रह सकते हैं। नेक्स्ट है मार्गों की सुरक्षा। तीसरा पॉइंट है मार्गों की सुरक्षा। हम सबको विदित है कि भारत का दूसरे क्षेत्रों और दूसरे महाद्वीपों से जोड़ने वाले बहुत सारे जो समुद्री मार्ग, इवन वायु मार्ग, वो हिंद महासागर के ऊपर से गुजरते हैं। तो अगर हिंद महासागर में किसी भी बड़ी महाशक्ति का कब्जा हो जाता है तो वो भारत के लिए सुरक्षात्मक रूप में बहुत ही खतरे की घंटी साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। चौथा है भारतीय मूल के लोगों के हितों की सुरक्षा। भारतीय मूल के लोगों के हितों की सुरक्षा। यहाँ हम लोग समझें कि हिंद महासागर में ऐसे अनेक द्वीप हैं, जैसे मॉरिशस है, श्रीलंका है, मालदीव है, सेशेल्स है। यहाँ ज़्यादातर हमारे भारतीय ब्रिटिश पीरियड में मजदूर बनकर गए थे और बल्कि अब तो वहाँ के वो शासन सत्ता के मालिक भी बन गए हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें भारतीय मूल के लोगों के हितों की सुरक्षा करना है तो भी हमें हिंद महासागर को बचाकर रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। भारत की योजनाओं को लागू करना। भारत की योजनाओं को लागू करना।
अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि हिंद महासागर से भारत को तेल तथा अन्य खनिज भंडारों के दोहन, मछली पालन जैसी योजनाएं जुड़ी हैं। अगर ये क्षेत्र अशांत हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में ये जो तमाम लाभ भारत को मिलने हैं वो नहीं मिल पाएंगे। अब हम आप कुछ महत्वपूर्ण हिंद महासागर एवं भारत के ऊपर बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। नोट करें पहला क्वेश्चन कि हिंद महासागर में कौन सी धातु पाई जाती है। एमसीक्यू क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में कौन सी धातु पाई जाती है। नेक्स्ट, इसका उत्तर लिखें कि जिंक, निकिल, सोना ये सभी धातुएं पाई जाती हैं। जिंक, निकिल, सोना उपर्युक्त सभी धातुएं पाई जाती हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में संभावित है कि हिंद महासागर में कौन से द्वीप स्थित हैं। हिंद महासागर में कौन से द्वीप स्थित हैं। नोट करें, ए है डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया। नेक्स्ट है अंडमान और तीसरा है निकोबार। तो उपर्युक्त सभी द्वीप अवस्थित हैं। डियागो गार्सिया ये सबसे ज़्यादा विवादित द्वीप है जिस पर अमेरिका का, यूएसए का कब्जा है, और इसके अलावा अंडमान और निकोबार ये हमारे भारत के नियंत्रण में है। अगला आप लिखें, निम्नलिखित कथन किस लेखक का है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है। निम्नलिखित कथन किस लेखक का है। जो भी देश हिंद महासागर को नियंत्रित करता है, जो भी देश हिंद महासागर को नियंत्रित करता है वह एशिया पर वर्चस्व स्थापित करेगा, वह एशिया पर वर्चस्व स्थापित करेगा। यह महासागर 7 समुद्रों की कुंजी है। यह महासागर 7 समुद्रों की कुंजी है। 21वीं शताब्दी में विश्व का भाग्य निर्धारण, 21वीं शताब्दी में विश्व का भाग्य निर्धारण इसकी समुद्री सतहों पर होगा, इसकी समुद्री सतहों पर होगा। उपरोक्त कथन है, नोट करें, अल्फ्रेड माहन का। अल्फ्रेड माहन का ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है डियागो गार्सिया। मूलतः डियागो गार्सिया द्वीप लिखें, डियागो गार्सिया द्वीप मूलतः किस देश का भाग है। मूलतः किस देश का भाग है। मॉरिशस का है, मॉरिशस। भारत से ये 2000 किलोमीटर दूर है ना मॉरिशस। नेक्स्ट है हिंद महासागरीय, अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागरीय क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संघ की स्थापना कब की गई। हिंद महासागरीय क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संघ की स्थापना
कब की गई? तो इसका उत्तर है 1995 में, 1995 में। तो अभी हम आपने देखा कि भारत एवं हिंद महासागर, आपको बता दें डियागो गार्सिया पर सबसे पहली बार पुर्तगालियों ने कब्जा किया था, बाद में ये ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। ब्रिटेन ने जब मॉरिशस को आज़ाद कर दिया तो इसी के साथ साथ डियागो गार्सिया भी मॉरिशस को सौंप देना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जो नई महाशक्ति अमेरिका उदित हुई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, तो इसको बाकायदे सौंप दिया है और इस समय वहाँ पर अमेरिका ने अपना सैन्य अड्डा बना लिया है। तमाम तरह के आणविक हथियार, जैविकीय और ये सारा सब कुछ उसने वहाँ जमावाड़ा कर रखा है। तो भारत इस पर बराबर आपत्ति करता है कि हिंद महासागर को महाशक्तियों से मुक्त रखा जाए। दूसरा टॉपिक जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है भारत और अमेरिका संबंध। भारत और अमेरिका संबंध। भारत और अमेरिका संबंध। पहला बहुविकल्पी प्रश्न नोट करें। यह कथन किसका है? ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारत की मेजबानी करने में कम रुचि रखता है। भारत की मेजबानी करने में कम रुचि रखता है। ये इंद्र कुमार गुजराल का स्टेटमेंट है। जनता पार्टी शासन में भारत का विदेश मंत्री कौन था? जनता पार्टी शासन में भारत का विदेश मंत्री कौन था? ये पीछे पूछा भी गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जनता पार्टी शासन में भारत का विदेश मंत्री कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, ये जनता पार्टी शासन में भारत के विदेश मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमती इंदिरा गांधी की जुलाई 1982 की अमेरिकी यात्रा की उपलब्धि क्या थी? श्रीमती इंदिरा गांधी की जुलाई 1982 की अमेरिकी यात्रा की उपलब्धि क्या थी? तो पॉइंट लिखें। पहला है यूरेनियम की प्राप्ति, ए है यूरेनियम की प्राप्ति। बी है हथियारों की खरीद। सी है रूस के साथ मित्रता। उपर्युक्त सभी कथन सही है। या आप देखें कि यूरेनियम की प्राप्ति और हथियारों की खरीद, इस पर राष्ट्रपति रीगन थे उस समय, तो इन्होंने सहमति व्यक्त की, लेकिन पूर्णतया खुशी खुशी ये बातें नहीं हुई। तो इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने रूस की यात्रा की और इसी ठीक 1982 की घटना है, तो जाहिर है रूस के साथ मित्रता भी बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका को जितना ज़्यादा हमारे साथ अच्छे संबंध प्रकट करना था वो नहीं हुए। नेक्स्ट आप लिखें अगला,
क्वेश्चन है कि भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कब किए? भारत ने 5 परमाणु परीक्षण कब किए? तो लिख लें 11 तथा 13 मई। आंसर है 11 तथा 13 मई 1998 में, 1998 में। याद रहेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। नेक्स्ट है, भारत में एनडीए सरकार का गठन कब हुआ? भारत में एनडीए सरकार का गठन कब हुआ? 13 अक्टूबर 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नेहरू के समय भारत और अमेरिका में मतभेद के क्या मुद्दे थे? पंडित नेहरू के समय भारत और अमेरिका में मतभेद के क्या मुद्दे थे? तो मेन पॉइंट्स हम लोग नोट कर लेंगे। पहला मतभेद का मुद्दा था साम्यवाद तथा साम्यवादी गुट। साम्यवाद तथा साम्यवादी गुट। सेकंड मुद्दा था उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद। तीसरा मतभेद का मुद्दा था गुटनिरपेक्षता। चौथा सैनिक गुटबंदियां। सैनिक गुटबंदियां। और पांचवा मतभेद का मुद्दा था कश्मीर। तो पहले मुद्दे पर थोड़ा सा चर्चा कि साम्यवाद तथा साम्यवादी गुट भारत में विद्यमान थे। अमेरिका को ये पसंद नहीं था कि भारत साम्यवादी राष्ट्र सोवियत संघ के साथ भी किसी तरह की डील न रखे, तो इसको लेकर मतभेद थे। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के बारे में बाकायदे अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद कहीं भी किसी भी रूप में है, हम उसका विरोध करेंगे। चूँकि अमेरिका भी एक साम्राज्यवादी देश है, तो इन दैट केस उसे ये बात बुरी लगती थी। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्षता। अमेरिका चाहता था कि जितने भी 9 स्वाधीन देश हैं वो मेरे खेमे में आ जाते। तो यहाँ पंडित नेहरू के नेतृत्व में गुटनिरपेक्षता में सारे विकासशील देश अलग जुड़ गए। इसको भी लेकर मतभेद था। सैनिक गुटबंदियाँ, नाटो, सीटो, सेंटो, है ना, इनके अगेंस्ट भारत था। भारत नहीं चाहता था कि सैन्य संधियाँ हो जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को कोई खतरा हो। नेक्स्ट आप देखें कश्मीर। कश्मीर में जिस तरीके से पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने दिया था, ब्रिटेन ने दिया था, इसको लेकर के भी मतभेद थे। पंडित नेहरू के रिजीम में ये बातें बराबर आगे आती रहीं। नेक्स्ट है, एक महत्वपूर्ण और सरल क्वेश्चन है कि क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर क्या है? क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर क्या है? क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर क्या है? आंसर इसका लिखें, अमेरिका का एक समाचार पत्र है। इट इज अ न्यूज़पेपर ऑफ यूएसए। अमेरिका का एक समाचार पत्र है। ये एक अच्छा कथन है कि हमारे कुछ मतभेद हैं, नोट करें, हमारे कुछ मतभेद हैं, लेकिन लोकतंत्र तथा मानवता
लेकिन लोकतंत्र तथा मानवता के सामान्य हितों के मामलों में लेकिन लोकतंत्र तथा मानवता के सामान्य हितों के मामलों में महत्वपूर्ण समानता है। अतः हमें मिलकर काम करना चाहिए। अतः हमें मिलकर काम करना चाहिए। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश का है। बट जिस समय उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो वो उपराष्ट्रपति थे और 1984 में जब उन्होंने भारत यात्रा की थी तब ये स्टेटमेंट बोला था। नेक्स्ट हम आप देखें अब हमारी तो इस तरह आप देखें कि विविध प्रधानमंत्रियों के दौर में भारत अमेरिका संबंध जो है वो उतार चढ़ाव के दौर से गुजरते रहे। पंडित नेहरू इंदिरा जी के रिजीम में अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ रहा, लेकिन आप देखें वर्तमान समय में पाकिस्तान का आतंकवाद के प्रति जो झुकाव है और अनेक बातों को लेकर और चाइना एक महाशक्ति के रूप में जो एशिया में उभर रहा है उसकी वजह से अब भारत अमेरिका के संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हुए हैं। नेक्स्ट हम आप चर्चा करते हैं भारत और रसिया संबंध। इस पर भारत रूस संबंध, इस पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे भारत रूस संबंध पर। भारत रूस संबंध मेरे विचार से भारतीय साम्यवादी दल बुद्धि रहित दल है। यह किसका कथन है? मेरे विचार से भारतीय साम्यवादी दल बुद्धि रहित दल है। बुद्धि रहित दल है। यह किसका कथन है? ये पंडित नेहरू का स्टेटमेंट है। पंडित नेहरू, उत्तर में लिखें पंडित नेहरू। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 4 जनवरी 1966 को। 4 जनवरी 1966 को। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आने योग्य है कि भारत सोवियत संधि कब संपन्न हुई? भारत सोवियत संधि कब संपन्न हुई? 9 अगस्त 1971 को। 9 अगस्त 1971 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नेहरू ने सोवियत रूस की पहली बार राजकीय यात्रा कब की? पहली बार राजकीय यात्रा कब की? उत्तर नोट करें, जून 1955 में। जून 1955 में। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? गोवा हर दशा में स्वतंत्र होगा। गोवा
हर दशा में स्वतंत्र होगा, गोवा हर दशा में स्वतंत्र होगा और उसे भारत के विशाल गणतंत्र में मिलाया जाएगा, और उसे भारत के विशाल गणतंत्र में मिलाया जाएगा। ये कथन है बुल्गानिन का, रूस के राष्ट्रपति बुल्गानिन का। बुल्गानिन, हम सबको पता है कि गोवा पर किस यूरोपियन देश का कब्जा था? पुर्तगाल का। तो पुर्तगाल से इसको आज़ाद कराया गया और इसको आज़ाद कराने में सोवियत संघ ने हमारा साथ दिया। नेक्स्ट है भारत सोवियत संधि। भारत सोवियत संधि 1971 में कितनी धाराएं थीं? भारत सोवियत संधि 1971 में कितनी धाराएं थीं? उत्तर है 12 धाराएं थीं। 12 धाराएं थीं। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत सोवियत संधि कितने वर्षों के लिए की गई थी? भारत सोवियत संधि जो 1971 में हुई, कितने वर्षों के लिए की गई थी? 20 वर्षों के लिए की गई थी। 20 वर्षों के लिए की गई थी। तो हम आप देखें कि भारत और रूस के बीच, हालांकि भारत गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का नेता रहा और उसने दोनों महाशक्तियों सोवियत संघ और यूएसए के साथ समान दूरी बनाए रखी, लेकिन आफ्टर ऑल हमारा झुकाव जो है वो सोवियत संघ के साथ रहा। और यहाँ हम ये पाते हैं कि चाहे भारत की सैन्य मजबूती हो या भारत को औद्योगिक क्षेत्र में एक ताकतवर शक्ति बनाने में योगदान हो, तो चाहे भिलाई का कारखाना हो, बोकारो का कारखाना हो या समुद्री सेना को मजबूत करना हो, हर क्षेत्र में सोवियत संघ ने बढ़ चढ़ करके भारत का साथ दिया है। और वर्तमान समय में भी जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के अफ्रीका से संबंध। भारत के अफ्रीका से संबंध, इस पर कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग नोट करेंगे। एक सरल सा प्रश्न है कि मध्य अफ्रीका के 3 राष्ट्रों के नाम लिखिए। मध्य अफ्रीका के 3 राष्ट्रों के नाम लिखिए। चूँकि अफ्रीका को अधेरा महाद्वीप कहते हैं, अफ्रीका के बारे में जानकारी बहुत कम रहती है, तो इन दैट केस ये हमारे लिए बेहतर है कि अफ्रीका के बारे में हम लोग जानें। तो अफ्रीका का जो मध्य एरिया है वहाँ पर कौन से 3 राष्ट्र स्थित हैं? तो नोट करें घाना, उत्तर नोट करें घाना, नाइजीरिया और केनिया। घाना, नाइजीरिया तथा केनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख लिया घाना, नाइजीरिया और केनिया। नेक्स्ट है सुएज नहर के अधिकांश हिस्से किसके पास थे? सुएज नहर के अधिकांश हिस्से किसके पास थे जब मिस्र गुलाम था? तो ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के पास थे। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के पास थे। और जब ये आज़ाद हो गया मिस्र,
तो इसने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसी को लेकर विवाद हुआ और अमेरिका और ब्रिटेन ने इजराइल को आगे करके, है ना, सुएज नहर को राष्ट्रीयकरण का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तरी अफ्रीका के 3 राष्ट्रों के नाम बताइए। उत्तरी अफ्रीका के 3 राष्ट्रों के नाम बताइए। उत्तरी अफ्रीका के 3 राष्ट्रों के नाम। तो उत्तर में आप देखें मोरक्को है, सूडान और लीबिया। 3 देशों के नाम नोट करें। पहला मोरक्को, दूसरा सूडान और तीसरा है लीबिया। भारत के इजराइल से कैसे संबंध रहे हैं प्रारंभ में? नोट करें, भारत के इजराइल से कैसे संबंध रहे हैं? वाणिज्यिक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक सितंबर किस देश के आतंकी गुट का नाम है? ब्लैक सितंबर अभी अस्तित्व में नहीं है। ब्लैक सितंबर किस देश के आतंकी गुट का नाम था? तो लिख लें फिलिस्तीन। फिलिस्तीन। अब हम आप जो है भारत के पश्चिम एशिया के साथ कैसे संबंध हैं, इन पर हम आप जो है कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। हम आप देखें कि पश्चिमी एशिया न केवल भारत के लिए बल्कि महाशक्तियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। चूँकि विश्व के अधिकांश जो तेल भंडार हैं वो पश्चिम एशिया में ही पाए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें शुरुआत में पश्चिम एशिया के अधिकांश देशों पर ब्रिटेन का कब्जा रहा और वर्तमान समय में हम देखते हैं कि बाकायदे सोवियत संघ, जो अब रूस में परिवर्तित हो गया है, और यूएसए, दोनों की गिद्ध दृष्टि पश्चिम एशिया पर लगी रहती है। तो यहाँ हम आप कुछ क्वेश्चंस नोट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि सिनाई समझौता कब हुआ था? सिनाई समझौता कब हुआ था? सिनाई समझौता कब हुआ था? ये मिस्र और इजराइल के बीच हुआ था 2 सितंबर 1971 में। 2 सितंबर 1971 में। और नोट कर लें, मिस्र और इजराइल के बीच हुआ था। जब सुएज नहर को लेकर इनमें विवाद हुआ तो ये समझौता हुआ मिस्र और इजराइल के बीच। नेक्स्ट है, हेब्रोन समझौता किसके मध्य हुआ था? हेब्रोन समझौता किसके मध्य हुआ था? तो नोट करें, इजरायली प्रधानमंत्री नेतान्याहू और फिलिस्तीनी नेता यासर अराफात के बीच। इजरायली प्रधानमंत्री नेतान्याहू और फिलिस्तीनी नेता अराफात के बीच में। आपसे अगर एक संक्षिप्त प्रश्न पूछा जाए कि अरब इजराइल संघर्ष के 2 कारण बताइए, नोट करें क्वेश्चन कि अरब इजराइल संघर्ष के 2 कारण बताइए। तो 2 कारण हैं, धार्मिक अथवा सांप्रदायिक वैमनस्य। धार्मिक अथवा सांप्रदायिक वैमनस्य और दूसरा कारण है सामाजिक और आर्थिक कारण। सामाजिक और आर्थिक तथा राजनीतिक कारण भी नोट कर लें। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक कारण।
तो यू नो दैट कि जैसे फ़िलिस्तीन इजराइल विवाद है, तो इजराइल में यहूदी धर्म के लोग रहते हैं और फ़िलिस्तीन में इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। और इसके अलावा गाज़ा जो है 3 धर्मों का प्रधान स्थान है, ईसाइयों का भी है, यहूदियों का भी है और इस्लाम का भी। वो दूसरा काबा जो गाज़ा में जो मस्जिद है वो दूसरा काबा कहा जाता है। तो इन दैट केस आप देखें कि जो डिस्प्यूट का कारण है, ये जो आपने 2 मेजर पॉइंट लिखे हैं यही है। नेक्स्ट है ओपेक की स्थापना कब की गई। इस पर प्रश्न बार बार आता है। ओपेक की स्थापना कब की गई थी? 14 सितंबर 1960 में। नोट कर लें, 14 सितंबर 1960 में। ठीक है भाई। नेक्स्ट है ईरान इराक युद्ध कितने वर्ष लड़ा गया था? ईरान इराक युद्ध कितने वर्ष लड़ा गया था? और पूछा जाए किसने लड़ाया था, है ना भाई, लड़ा तो गया। और ये 8 वर्ष तक लड़ा गया, 8 ईयर्स तक। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय यूएसए ईरान एक दूसरे के लगभग में दुश्मन है। तो ये 8 वर्षों तक अमेरिका ने ईरान का साथ दिया था और ईरान और इराक में युद्ध होता रहा। 8 वर्ष तक लड़वाया अमेरिका ने। वजह क्या है? यू नो दैट जो ऑयल डिप्लोमेसी है उसकी वजह से यहाँ महाशक्तियाँ बहुत दखल देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल जॉर्डन में कब समझौता हुआ? इजराइल और जॉर्डन में कब समझौता हुआ? 2 सितंबर 1975 में। उत्तर लिखना है सीधे, 2 सितंबर 1975 में। नेक्स्ट है मिस्र और इजराइल में जो सिनाई समझौता हुआ, मिस्र और इजराइल में जो सिनाई समझौता हुआ वह किसकी कूटनीति का परिणाम था? वह किसकी कूटनीति का परिणाम था? उत्तर है डॉक्टर किसिंजर। डॉक्टर किसिंजर की कूटनीति का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैड्रिड सम्मेलन 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, मैड्रिड सम्मेलन 1991 का संबंध किससे है? मैड्रिड सम्मेलन 1991 का संबंध किससे है? तो याद रखें इसका उत्तर है सीधे पश्चिम एशिया से। किससे है? पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया से इसका संबंध है। नेक्स्ट है कैंप डेविड शिखर सम्मेलन। कैंप डेविड शिखर सम्मेलन किसने आयोजित किया था? कैंप डेविड शिखर सम्मेलन किसने आयोजित किया था? उत्तर है राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने। जिमी कार्टर ने आयोजित किया था। नेक्स्ट है पश्चिमी एशिया शांति वार्ताओं में हमेशा मध्यस्थ देश कौन रहा है? पश्चिमी एशिया शांति वार्ताओं में शुरू से लेकर अब तक मध्यस्थ देश की भूमिका
कौन देश करता रहा है? विकल्प देते हैं, जॉर्डन, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका। अमेरिका उत्तर है, अमेरिका। आप समझ गए होंगे कि इजराइल के प्रति अमेरिका की जो हमदर्दी है, और अमेरिका में बसने वाले जो यहूदी वोट बैंक है, और इसके अलावा दूसरा है इजराइल के जरिए पूरी पश्चिम एशिया की राजनीति करना, और तीसरा कारण है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में यहूदियों का अहम रोल। ठीक है, चाहे आपका यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ये सभी जो है ये यहूदियों के कंट्रोल में है, और बहुत अधिक पैसा जो है वो यूएस अर्थव्यवस्था को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट आप देखें, बहुत सरल प्रश्न है, तेल निर्यातक देशों का प्रमुख संगठन है। इसको दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि ओपेक कैसा संगठन है, या ये तेल निर्यातक देशों का प्रमुख संगठन है। नोट किया, ये है ओपेक। नेक्स्ट है, इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया था? इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया था? इराक ने कुवैत पर कब आक्रमण किया था? 2 अगस्त 1990 को। 2 अगस्त 1990 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाड़ी युद्ध से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? खाड़ी युद्ध से सबसे अधिक लाभ किसे हुआ? उत्तर है, किसने इराक को पराजित किया था? अमेरिका ने। तो अमेरिका को ही लाभ हुआ, अमेरिका को। कंटिन्यूस कई वर्षों तक इराक के पेट्रोलियम को इसने बाकायदे अपने देश पाइपलाइन के जरिए ले गया 14 ईयर्स तक। नेक्स्ट है, ओपेक के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? ये लास्ट क्वेश्चन है। ओपेक के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 12 है। ओपेक के वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 12 है। तो आज हम सब ने जो बहुविकल्पी प्रश्न नोट किए हैं, ये समान रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति से संबंधित हैं, और एमए, बीए थर्ड ईयर और इसके अलावा नेट, पीजीटी, टीजीटी, जहाँ जहाँ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ ये प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो आप सभी इन प्रश्नों की तैयारी करें। सा उत्तर, हाँ।